हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लेंट के बारे में देख चुके हैं, प्लीडिंग के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग रिटन स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। रिटन स्टेटमेंट कहाँ दिया गया है, तो ये ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। द टर्म रिटन स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड इन द कोड। रिटन स्टेटमेंट जो है कोड में डिफाइन नहीं किया गया है। द रिटन स्टेटमेंट इज ए प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट। रिटन स्टेटमेंट जो होता है वो डिफेंडेंट का प्लीडिंग होता है, वेयर इन द डील्स विद एवरी मटेरियल फैक्ट एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट। कह रहा है कि ये जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसमें क्या दिया जाता है, तो उसमें उस सारे एलिगेशन के बारे में दिया गया होता है जो कि प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट में उस पर लगाया गया होता है। एंड ऑल्सो स्टेट्स एनी न्यू फैक्ट इन हिज फेवर। और अपने फेवर में कुछ नए फैक्ट भी दे सकता है। और टेक लीगल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। और उसका करता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो लीगल ऑब्जेक्शन होता है वो लगाता है। द रिटन स्टेटमेंट में बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जा सकता है, और बाय हिज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एजेंट, और उसके एजेंट के द्वारा भी किया जा सकता है जिसे वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। वेयर देयर इज एन सेवरल डिफेंडेंट एंड अ कॉमन रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय देम, इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल ऑफ देम। अगर किसी केस में बहुत सारे डिफेंडेंट हो और उसमें कॉमन रिटन स्टेटमेंट अगर फाइल किया जा रहा है, तो जितने भी डिफेंडेंट होंगे उस सारे का साइन उस पर जरूरी है। रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 स्टेट्स दैट डिफेंडेंट should within 30 days from the date of service of summon on him present a written statement of his defense। डिफेंडेंट जो होता है वो क्या 30 दिनों के अंदर सर्विस मिलने के बाद वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, जो कि रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 में दिया गया है। दिस ड्यूरेशन एक्सटेंड अप टू 90 डेज। इस ड्यूरेशन को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। उसे पहले तो 30 दिनों के अंदर फाइल करना होगा, अगर किसी कारण बस बढ़ता है तो उसे 90 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। अब हम लोग पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट के बारे में देखेंगे। यह रूल 1 to 5 और 7 to 10 में दिया गया है। और रिटन स्टेटमेंट शुड बी ड्राफ्टेड केयरफुली एंड आर्टिस्टिकली। रिटन स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा ध्यान से और आर्टिस्टिक तरीके से, सही तरीके से उससे क्या करना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए। ऑल द जनरल रूल्स ऑफ द प्लीडिंग डिस्कस्ड इन चैप्टर 6। जितने भी जनरल रूल्स है प्लीडिंग ड्राफ्ट करने के, ये चैप्टर 6 में दिया गया है। अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट, वो सारे रिटन स्टेटमेंट पे अप्लाई करना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग टू ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एग्जामिन द प्लेंट केयरफुली। कह रहा है कि कभी भी रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले हमें प्लेंट को जरूर सही तरीके से एकदम ध्यान से उसे एग्जामिन कर लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या क्लेम लगाया गया है, जो भी हो उसके सारे तरीके से अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। लाइक अ प्लेंटिफ डिफेंडेंट में ऑल्सो टेक अ नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स। कह रहा है कि प्लेंटिफ की तरह डिफेंडेंट भी नंबर ऑफ डिफेंसेस यूज कर सकता है, आइदर सिंपली और इन अल्टरनेटिव, या तो सिंपल तरीके से या फिर अल्टरनेटिव तरीके से। इवन थ्रो दे मे बी इनकॉन्सिस्टेंट प्रोवाइडेड दे आर मेंटेनेबल एट लॉ, नॉट एम्ब्रेसिंग। कह रहा है कि डिफेंडेंट जो होता है वो डिफेंस नंबर ऑफ यूज कर सकता है, और इसके बाद वो हो सकता है कि थोड़े असंगत हो, लेकिन वो लॉ के द्वारा मेंटेनेबल होना चाहिए, वो एम्बैरसिंग नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसेंशियल्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। इट शैल बी स्टेटेड ऑल मटेरियल्स विच शो दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। उसमें उस सारे मैटर्स के बारे में कहना चाहिए जो कि क्या मेंटेनेबल नहीं है, और दैट ट्रांजेक्शन इन द सूट इज आइदर वाइड और वाइडेबल इन पॉइंट ऑफ लॉ। और उस सारे के वाइड वाले को तो बोलना है, और जो वाइडेबल होगा, जो कि अभी सही है लेकिन वो उसका परिणाम गलत हो सकता है, वो आगे जाके सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, उस सारे फैक्ट को हम लोग देखेंगे। इट शुड स्टेट ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस विच इफ नॉट टेकन वुड टेक अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज। कह रहा है कि हम लोग को वैसे ग्राउंड डिफेंस का जो होते हैं वो कहना चाहिए जिससे कि क्या हो, अपोजिट पार्टी जो सरप्राइज हो जाए।
It should state all the grounds and arise issue or facts not arising out the plaint, जैसे fraud, limitation, release, payment, performance और other showing illegally. कह रहा है कि हमें उस सारे फैक्ट को भी ग्राउंड बनाना लाना चाहिए जो कि नहीं दिया गया है, जैसे कि उसमें क्या होता है फ्रॉड, लिमिटेशन, ये पेमेंट, अगर जो फैक्ट छूटा हुआ है प्लेंटी में उस सारे फैक्ट को हमें बाहर लाना चाहिए, या फिर कोई इलीगल तरीके से उस सबको हम लोग को लाना चाहिए. It should deal with all allegation in the plaint, either admitting, deny or it directly. कह रहा है कि हम लोगों को जितने भी एलिगेशन है प्लेंट में दिए गए हैं उसको सारे या तो एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर डिनाई करना चाहिए डायरेक्टली. इट शुड स्टेट सेपरेटली or directly the distinct ground or defense or set of ground upon the separate or distinct fact. हम लोगों को जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं या तो उसको डायरेक्टली एक साथ मना कर देना चाहिए या फिर सेपरेटली ढंग से मना कर देना चाहिए, या फिर उसको अलग से, अगर सेट ऑफ का ग्राउंड है या फिर कुछ और तो सबको अलग अलग भी कर सकते हैं और हम लोग साथ में भी कर सकते हैं. स्पेशल रूल्स फॉर डिफेंस. अब हम लोग डिफेंस के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में देखते हैं. न्यू फैक्ट इज नॉट मेंटेनेबल और दैट द ट्रांजेक्शन इज आइदर वाइड और वाइडेबल इन लॉ. कह रहा है कि न्यू फैक्ट जो है मेंटेनेबल नहीं होना चाहिए और चाहे वो ट्रांजेक्शन क्या हो, वाइड हो या वाइडेबल हो. The denial must be specific. It is not specific for the defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the must deal with each allegation of fact which does not admit except damage. कह रहा है कि डिनाइल जो होता है अगर वो मना कर रहा है तो वो स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए. डिफेंडेंट जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के जितने भी एलिगेशन होते हैं उसको वो डिनाई या एक्सेप्ट उसे सही तरीके से करना होगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर डिनाई करेगा. द डिनाइल शुड नॉट वैग्यू और एक्सेसिव. कह रहा है कि कभी भी जो डिफेंडेंट होता है अगर वो किसी एलिगेशन से डिनाई करता है तो वो अस्पष्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई मतलब ही नहीं बना, हाँ कह रहा है या न कह रहा है पता नहीं चल रहा है, तो उसका टाल मटोल वाला नहीं होना चाहिए, उसके सही तरीके से होना चाहिए. Where the defendant wants to deny all allegation of the facts in plaint, he must do so clearly, specifically, explicitly, and not evasively or generally. कभी भी एलिगेशन को एक्सेप्ट या डिनाई करता है तो वो जो भी कर रहा है वो क्लियर स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए. Every allegation of the fact in the plaint, if not denied specifically or necessary implication or stated not to be admitted in the pleading of defendant, shall be taken to be admitted except as against person under disability. कह रहा है कि अगर कोई ऐसा एलिगेशन है जिसे डिफेंडेंट जो है क्या करता है वो ना ही एक्सेप्ट करता है और ना ही डिनाई करता है तो क्या हो जाए उस केस में उसे एडमिट माना जाएगा कि वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. When the defendant has not filed written statement, the court may either pronounce the judgment on the basis of fact stated in the plaint or may require any fact such to improved. अगर डिफेंडेंट जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो कोर्ट जो होती है वो सिर्फ प्लेंट में जो स्टेट फैक्ट दिया होता है उस बेसिस पर, या फिर अगर कुछ उससे प्रूफ करने के लिए जो भी चाहिए होगा अगर वो प्लेंटिफ दे देता है तो उस प्लेंट के बेस पर जजमेंट पास कर सकती है. Where the defendant relies upon several distinct grounds of defense or set up or counterclaim founded upon separate and distinct facts, this should be stated separately और डिस्टिंक्टली. कह रहा है कि डिफेंडेंट जो होगा जहां वो जो जितने भी ग्राउंड्स दिए होंगे डिफेंस का या तो सेटअप के लिए या फिर काउंटर क्लेम के लिए करता है उसको अलग से फाइल करता है तो दिस तो उसको भी वो अलग से फाइल कर देना चाहिए, नहीं कि उसमें न किए और नहीं बाद में किए तो वो नहीं माना जाएगा. Any new grounds of defense which has arisen after the institution of suit or preparation of written statement claiming a set of and counterclaim may be raised by the defendant. कह रहा है कि अगर कोई न्यू ग्राउंड डिफेंस का हो रहा है तो जिसमें सूट के इंस्टीट्यूशन के समय ही क्या रिटन स्टेटमेंट का जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें सेटअप और काउंटर क्लेम का जो बात होता है वो उसमें बता देना चाहिए कि इसके लिए हम इस चीज सेटअप करते हैं. No pleading after the written statement of the defendant other than by way of defense
टू ए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कैन बी फाइल्ड। कह रहा है कि डिफेंडेंट जो होता है वो कोई प्लीडिंग नहीं कर सकता, सिर्फ किसको छोड़कर, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को छोड़कर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता। एक बार रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया उसके बाद द कोर्ट में अलाउ एनी पार्टी टू फाइल हिज प्लीडिंग अपॉन सच टर्म्स इट थिंक फिक्स। कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगेगा कि जरूरत है तो वो उस पार्टी को अपनी दलीलें देने के लिए, प्लीडिंग के लिए वो अलाउ कर सकता है। If the defendant fails to present his written statement within the time permitted by fixed court, कह रहा है कि डिफेंडेंट जो होता है वो कोर्ट जो टाइम देता है उसमें रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो क्या होगा, द कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट तो होगा क्या होगा, उसके अगेंस्ट जजमेंट सुना देगा और पास सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट। तो और उससे क्या करेगा, उससे जुड़ा हुआ जो भी उसे सही लगेगा वो कर सकता है। विल ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू द सेड जजमेंट, और उस जजमेंट में वो बोल सकता है। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करना है ये चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी कर ले। इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें, सर्च करें और इसके बाद वीडियोज में जाके जिस वीडियो का कंटेंट आपको कॉपी करना है उस वीडियो में जाए और वहां उसके डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर लॉन्ग प्रेस करके जो भी कंटेंट कॉपी करना है उसे कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और आगे इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।